Assalamu alaikum and welcome back to Aksha Pharmacist Mariam. Today we will be discussing about the chapter 2 of the Drug Licensing Registration and Advertisement Rules 1976 that was valid and 40 in the 12th of the February 1976. इसकी जो chapter 1 थे preliminary definitions हमने की, chapter 2 में इसकी manufacture of the drug sales हैं, chapter 3 में registration of the drug, advertisement of the drug, chapter 4 एंड इसके शेड्यूल ए से लेकर शेड्यूल जी तक शेड्यूल्स हैं। तो चलिए आज का चैप्टर जो 2 है वो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल अक्षय फार्मासिस्ट मरियम एंड शेयर दिस वीडियो टू योर कम्युनिटी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग फॉर सेल, यानी जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है उसके सारे के सारे रूल्स मेंशन किए हुए हैं फ्रॉम इट्स सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 20 सेक्शन जो है इसकी 32 तक, सॉरी इसके सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 23 तक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग फॉर सेल्स के सारे रूल्स जो है वो मेंशन किए गए हैं। सो इसके सेक्शन 3 है टाइप ऑफ द लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग शैल बी फॉलोइंग टाइप्स, फॉर एग्जांपल लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग बाय वे ऑफ बेसिक मैन्युफैक्चरिंग, यानी इसके 5 टाइप्स ऑफ लाइसेंस होंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग फॉर सेल के लिए दिए जाएंगे। पहला होगा लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग बाय वे ऑफ द बेसिक मैन्युफैक्चरर, देन 2 होगा लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग बाय वे ऑफ द सेमी बेसिक मैन्युफैक्चरर, थर्ड होगा लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग बाय द वे ऑफ फॉर्मुलेशन, एंड फोर्थ होगा बाय द वे ऑफ रिपैकिंग, एंड थर्ड होगा बाय द वे ऑफ द एक्सपेरिमेंटल purpose: basic manufacturer, semi basic manufacturer, formulation, repackaging and the experimental purpose। तो ये होंगे लाइसेंस के डिफरेंट टाइप्स फॉर द मैन्युफैक्चर ड्रग फॉर सेल। फोर्थ सेक्शन है मैन्युफैक्चर मोर देन वन सेट ऑफ प्रेमिसेस, यानी एक ही इंडस्ट्री है उसकी जो प्रीमिसेस हैं, प्रोडक्शन एरियाज हैं, वो एक से दो जगह पे डिफरेंट जगहों पे हैं, तो उन दोनों जगह के लिए सेपरेट लाइसेंस जो होगा इशूड किया जाएगा, सेपरेट लाइसेंस जो होगा सेपरेट लाइसेंस वहां पे रिक्वायर्ड होगा। इफ द ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर मोर देन वन of the premises, a separate application shall be made and a separate license shall be issued in respect of each of its set of premises। हर जगह के लिए अलग अलग लाइसेंस, हर अलग अलग जो होगा लाइसेंस इशू किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चर ड्रग एंड फी देयरफॉर, अब एप्लीकेशन क्या है, अप्लाई कैसे करना है फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और उसकी फीस कितनी होगी, तो दैट इज मेंशन in one, an application for the grant of the license or for the renewal of the license referred in the clause 1 to 4 of the rule 3 तो 1 से 4 ऑफ द रूल 3 शैल बी मेड फ्रॉम द फॉर्म 1 से लेकर 1A। तो जो भी लाइसेंस और मैन्युफैक्चरर और या जो उसका फी स्ट्रक्चर है ना, वो फॉर्म 1 एंड A1 में मेंशन है, जो कि आगे हम इधर पढ़ेंगे इसी ड्रग रूल में, टू द सेंट्रल असेसिंग बोर्ड एड्रेसिंग टू द सेक्रेटरी। And then 2 में है an application under this sub rule 1 shall be accomplished by the proper fee and specified schedule of the F। तो अच्छा जी, जब हम जो है वो then comes the an application for the sub rule 1 shall be accomplished by the fee structure, जो कि शेड्यूल F में मेंशन है और ये मेंशन है फॉर्म 1A से फॉर्म 12 में। प्रोविजो है एडिड SRO 536 193 dated 23 जून of the 1993, omitted by जो है वो SRO 227 में की गई अप्रैल 1996 में। Then comes the 3, if the application for the renewal of the license is made after the expiry of the period, the validity of the license, it shall be treated as a fresh application for the license। हमारी जो लाइसेंस है वो आपको इशू हो गया, आपने अप्लाई किया, आपने जो फी थी फॉर्म 1 या फॉर्म A1 में जो मेंशन था वो आपने कर दिया, या फॉर्म शेड्यूल F में थी जो प्रॉपर स्ट्रक्चर जो किया, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल गया, बट आपका आफ्टर 5 ईयर जो था वो लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया, और इस पीरियड के बाद यानी उस 5 साल गुजरने के बाद और वहां पे जब उसकी लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई का टाइम था, उसके बाद जब वो टाइम गुजर गया, उसके बाद जब आपने रिन्यूअल की एप्लीकेशन दी ना, तो वो आपका एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस वो एज अ फ्रेश एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी, वो फॉर द रिन्यूअल के लिए नहीं कंसीडर की जाएगी। इसका प्रोसेस क्या है, आपने एप्लीकेशन दी, 5 साल के लिए आपको लाइसेंस मिला, आपने फिर 5 साल के बाद उसको विद इन 60 डेज के अंदर आपने उसको रिन्यूअल कराना है उस लाइसेंस को। अगर आप उस विद इन 60 डेज में रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं करते हो,
तो उसके बाद जब आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करोगे तो वो आपकी रिन्यूअल की एप्लीकेशन नहीं होगी, वो आपका फ्रेश एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस होगी, और उस पर आपको न्यू लाइसेंस दिया जाएगा, वो आपका पुराना लाइसेंस जो है रिन्यू नहीं की जाएगी। आ फी ऑफ ₹100 शैल बी पेड फॉर द डुप्लीकेट कॉपी। फॉर एग्जाम्पल किसी डैमेज हो गया आपका जो पुराना ओरिजिनल जो था लाइसेंस, वो डैमेज हो गया या गुम गया या फिर डिफेक्टेड हो गया, तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और ₹100 देने पड़ेंगे, बट उसके ऊपर मेंशन होगा कि दिस इज द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द लाइसेंस। A fee ₹100 shall be paid for the duplicate copy for the license if the original is defaced, damaged, or lost. Such copy of the license shall bear the word duplicate copy. इसके ऊपर लिखा होगा this is a duplicate copy. Any fee deposit under sub rule 2 shall be no case for the refunded. आप रिन्यूअल के लिए फी पे कर रहे हो, आप डुप्लीकेट कॉपी के लिए फी पे कर रहे हो, या आप एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस के लिए फी कर रहे हो पे, इट वुड नॉट बी रिफंडेड। अच्छा जी, फिर आ जाता है ड्यूरेशन फॉर लाइसेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग। ड्यूरेशन कितनी होती है? लाइसेंस जो होता है ना वो 5 साल के लिए इशू किया जाता है, और 5 साल के इशू में हम जो है उसके बाद उसको रिन्यू करवा सकते हैं फॉर नेक्स्ट 2 years विद इन 60 days। लाइसेंस इज इशूड अंडर द चैप्टर शेल अनलेस अर्लियर सस्पेंडेड और कैंसल, या तो किसी और वजह से उसको पहले कैंसिल कर दिया गया या लाइसेंस को जो है सस्पेंड कर दिया गया, ये अलग बात है, वो 5 साल तक जो है ना नहीं रहेगा। बट अगर वो लाइसेंस जो है वो कैंसिल नहीं होता कि सस्पेंड नहीं होता, तो इट वुड बी इन्फोर्स फॉर द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशूज एंड मे देयरफॉर बी रिन्यूड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years एट अ टाइम। यानी रिन्यूअल के बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो 5 साल के लिए दोबारा रिन्यू भी हो सकता है, प्रोवाइडेड एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल शेड नॉट बी इंटरटेन अनलेस इट हैज बीन मेड विद इन द 60 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लाइसेंस। यानी लाइसेंस की एक्सपायरी होने के विद इन 60 days अगर आपने दोबारा रिन्यूअल की एप्लीकेशन दे दिया ना, तो आपका जो होगा लाइसेंस जो होगा वो रिन्यू हो जाएगा। अदरवाइज आपको आफ्टर 60 days जो होगा वो न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड व्हेन एप्लीकेशन हैज बीन मेड एंड aforesaid, the license shall subject to the orders passed on the application for the renewal in the force of the next period of the 2 years। और अगर आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं तो अगले 2 साल में आपको जो लाइसेंस मिलेगा वो रिन्यूअल होगा लाइसेंस आपका। प्रोवाइडेड फर्दर द ड्यूरेशन ऑफ अ लाइसेंस इशूड अंडर द रूल 21 शैल नॉट बी 2 years अनलेस अर्ली सस्पेंडेड और कैंसिल, और उसका जो रिन्यूअल जो लाइसेंस होगा वो 2 साल तक रहेगा, अनलेस कुछ 2 साल के अंदर वो सस्पेंड या कैंसिल नहीं होता। आता है सर्टिफिकेशन फॉर द लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग, तो वो आ जाता है a license for manufacturer may be the basic manufacturer, उसमें semi basic manufacturer formulation of the pre-packaging or shall be issued in the form 2। जो certification for the license of manufacturing of the drug होगा वो form 2 के थ्रू होगा। अच्छा जी, जो सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग वो फॉर्म 2 से होगा, और फॉर द लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग वो किससे होगा? फॉर्म 1 से होगा। और जो फिर लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ड्रग होगा वो क्या होगा? सर्टिफिकेशन फॉर द वो फॉर्म 2 से होगा। दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चर ड्रग होगा फॉर्म 1 से या फॉर्म 1A से, और जो सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चर ड्रग होगा वो कहाँ से आपको मिलेगा? इशूड होगा इन फॉर्म 2। Central Licensing Board. The Central Licensing Board shall consist of the Central Licensing Board shall consist of the following members। तो 14 से 15 मेंबर्स होते हैं वेरिएबल। तो उसमें मेंबर में कौन कौन होगा जो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड में होगा? देन इट इज मेंशन द डायरेक्टर जनरल हेल्थ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हु शैल बी इन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान में जो जनरल हेल्थ मिनिस्टर होगा दैट वुड बी द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड। देन द डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ऑफ ईच प्रोविजनल गवर्नमेंट। फिर उसके अंदर हर अलग अलग प्रोविंस का डायरेक्टर हेल्थ आ जाएगा, हेल्थ सर्विसेज में जो होगा पाकिस्तान गवर्नमेंट की। Then the two pharmacologists nominated by the federal government, then the one pharmacist who is mentioned in the nominated in the federal government list। then आ जाता है one medical specialist from the army medical corps to be nominated by the federal government। फिर एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हो जाएगा फ्रॉम द आर्मी कॉर्प्स, एक फार्मासिस्ट, एक दो फार्माकोलॉजिस्ट एंड वन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट
और एक्सपर्ट इन क्वालिटी कंट्रोल टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। देन ड्रग कंट्रोलर आ जाएगा, द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हु शैल बी दी एक्स ऑफिशियल मेंबर होगा, हेल्थ कंट्रोलर जो होगा वो भी हमारी जो थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होगा। देन कम द वन रिप्रेजेंटेड नॉट बिलो द स्टेटस ऑफ द officer of the scale 19 of each ministries of the commerce industries to be nominated by the federal government। फिर एक जो होगा हमारा कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड जस्टिस में से जो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो ऑफिसर होगा ऑफ द स्केल 19 वो रिप्रेजेंट होगा। वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू not just status of the below scale at 920 to be nominated by the federal government, और एक होगा cost accountant of the minister of the health, one physician to be nominated by the federal government, one surgeon to be nominated by the federal government, or an officer of the provisional health government not below the status of the additional secretary to be nominated by the secretary health of that province, one expert of the veterinary medicine to be nominated by the veterinary federal government। and फिर क्या क्या रूल्स है, नो पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ एपिलेट बोर्ड शैल बी द नॉमिनेटेड इन द सेंट्रल असेसिंग बोर्ड। जो एपिलेट बोर्ड का मेंबर होगा वो सेंट्रल असेसिंग बोर्ड का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकते हैं। द मेंबर ऑफ द सेंट्रल असेसिंग बोर्ड other than the ex officio member shall hold office for the 3 years and shall be eligible for the renomination। यानी ex officio member को निकाल के जो 5 साल तक होते हैं, बाकी जितने भी मेंबर्स होंगे सेंट्रल असेसिंग बोर्ड के वो नॉमिनेट होंगे फॉर द 3 years। The Central Assessing Board may co-opt with any person who is the expert of the pharmaceuticals and medical profession for any advice of the particular matter। अच्छा, ऊपर जो हमने पढ़े थे मेंबर वो 14 हुए थे, अभी सेंट्रल असेसिंग बोर्ड किसी एक्सपर्ट को भी हायर कर सकती है, तो वो 15th मेंबर होगा। मेंबर काउंट करते हैं, डायरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मेंबर ये हो गए। और जब एक्सपर्ट के लिए एडवाइस के लिए कोई एक पर्सन और आएगा तो वो हमारा 15 मेंबर होगा, जो कि को-ऑप्ट के लिए होगा बाय द फॉर द सेंट्रल असेसिंग बोर्ड। देन द मीटिंग ऑफ द सेंट्रल असेसिंग बोर्ड में बी हेल्ड एट सच टाइम द बोर्ड में डीम्ड फिट, किसी भी वक्त जहाँ पे उनको बेहतर लगता है उस टाइम पे वो मीटिंग रख सकते हैं, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एनी मेंबर, and the chairman may call meeting at any time and if it is important for the consideration, और वो किसी टाइम भी मीटिंग बुला सकते हैं। in the absence of the chairman the board may elect one of its member to preside over a meeting। अगर वहां पे चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है तो जो मेंबर्स होंगे बाकी वो मिलकर किसी पर्सन को प्रिजाइड देंगे फॉर द सेंट्रल असेसिंग बोर्ड। 6A द कोरम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर। यानी अगर 15 मेंबर है एटलीस्ट इन दी सेंट्रल असेसिंग बोर्ड तो उनमें से 5 का कोरम होना चाहिए टू पास एनी बिल। The Central Assessing Board may authorize chairman to any of the member to perform any specific function of the board for a specified period of time। Specified period time के लिए भी उस person को authorize कर सकते हैं। The chairman, the Central Assessing Board shall allow follow such policies directing as the federal government may issue from the time to time। जो है वो टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी डायरेक्ट कर सकता है टू द फेडरल गवर्नमेंट। नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द सेंट्रल असेसिंग बोर्ड शैल बी इनवैलिड merely on the ground of the existence of any vacancy and any defect in the constitution of the board। यानी एक पर्सन प्रेजेंट नहीं है उसकी बेस पर हम किसी भी रूल को जो है वो प्रोसीडिंग से रोक नहीं सकते। द चेयरमैन और द सेक्रेटरी of the central licensing board shall after the board has to approve the issuance of the license by the sign of the license। सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की मीटिंग के बाद सेक्रेटरी और जो चेयरमैन होंगे उनके साइन चाहिए होंगे फॉर द इशुएंस ऑफ द लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग। Subject to Rule 14, the Central Assessing Board may appoint a license of authority to authorize to authorities for such a purpose it may deem fit। और Central Assessing Board जो है वो अपॉइंट कर सकता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी या अथॉरिटीज टू एनी बोर्ड जहां पे उनको लगता है कि वो फिट बैठती है इनके काम को कोऑप्ट करने के लिए। पावर फॉर द सेंट्रल असेसिंग बोर्ड क्या है? द मेंबर ऑफ द सेंट्रल असेसिंग बोर्ड शैल एक्सरसाइज ऑल द पावर ऑफ एन इंस्पेक्टर विदाउट रिस्ट्रिक्शन एज इन एरिया। वो उन जो हमारे होते हैं ना ड्रग इंस्पेक्टर उनके पास कुछ ना कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, मगर जो मेंबर ऑफ द सेंट्रल असेसिंग बोर्ड होंगे ना उनके पास इंस्पेक्टर की पावर होगी ड्रग इंस्पेक्टर की और उनका कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं होगा।
वो अपने प्रोविंस के या अपने फेडरल गवर्नमेंट के या पूरे पाकिस्तान के जो ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है। एंड शैल हैव द पावर ऑफ द प्रोविजनल इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू द सेक्शन 14, और उनके पास जो पावर होगी वो प्रोविजनल ड्रग इंस्पेक्टर की होगी, यानी उनके पास ये एडिशनल पावर होगी, और वो एज दी जो ड्रग इंस्पेक्टर होंगे, प्रोविजनल इंस्पेक्टर जो होंगे, वो एक्ट कर सकते हैं। देन कम्स द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर ऑफ द मेंबर ऑफ द सेंट्रल असेसिंग बोर्ड शेड बी एज फॉलोज। उनकी क्या क्या पावर होंगी, वो अपनी पावर को कैसे एक्सरसाइज करेंगे, वो आगे मेंशन है। प्रोसीजर ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टू द फेडरल इंस्पेक्टर, जो आगे मेंशन किया गया, हम ये पढ़ते हैं। In the exercise of their power, the member of the Central Assessing Board shall follow the procedure of prescribed for the Central Assessing Board। क्या क्या है उसमें? Provided the member nominated by the provisional government may follow the procedure as laid down in the provisional inspector। और जो फेडरल इंस्पेक्टर होगा, उनके पास वो फेडरल इंस्पेक्टर जैसी पावर होगी, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के पर्सन होंगे, उनके पास प्रोविजनल इंस्पेक्टर की पावर होगी। तो यहाँ पे भी डिवीजन आ जाती है, यानी जो मेंबर प्रोविजनल गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया है वो प्रोविजनल इंस्पेक्टर होंगे, और जो फेडरल गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किए हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के पार्ट थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, और उधर से वो सेलेक्ट हुए, तो वो फेडरल इंस्पेक्टर होंगे। और तो क्योंकि इंस्पेक्टर की, ड्रग इंस्पेक्टर की भी दो टाइप्स होती है, फेडरल इंस्पेक्टर एंड दी प्रोविजनल इंस्पेक्टर। ये इनकी पावर्स होगी। देन कहना प्रोसीजर फॉर सेंट्रल असेसिंग बोर्ड। सेंट्रल असेसिंग बोर्ड का प्रोसीजर क्या होगा, अब हम ये स्टेप टू स्टेप पढ़ते हैं आगे। ओके जी, अब इन स्टेप्स में क्या बताया हुआ, प्रोसीजर फॉर द सेंट्रल असेसिंग बोर्ड। सेंट्रल असेसिंग बोर्ड का क्या प्रोसीजर होता है कि वो कैसे जो है वो लाइसेंस देते हैं। अच्छा, सबसे पहले फॉर्म 1 पे या फॉर्म A1 पे एप्लीकेशन दी उस इंडस्ट्री ने कि उनका जो है वो उस वहाँ का लाइसेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो फिर सेंट्रल असेसिंग बोर्ड जो होगी उस एरिया की इंस्पेक्शन के लिए आएगी, वहाँ पे वो इंस्पेक्शन करेगी। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो फॉर्म 2 पर जो है वो लाइसेंस इशू कर देते हैं। अगर वो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो वहाँ पर की चीज़ों से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते आफ्टर दी इंस्पेक्शन, तो वहाँ वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, और वो कहेंगे कि ये रिक्वायरमेंट है, इस वजह से हमने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, आप इसको फुलफिल करें और दोबारा अप्लाई करें। अच्छा जी, अगर वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और विद इन 3 मंथ वो दोबारा अप्लाई करते हैं ना, 3 मंथ के बाद दोबारा अप्लाई करते हैं फॉर दी आफ्टर द रिजेक्शन, तो उनको फी नहीं देनी, पे करनी पड़ेगी, और अगर वो रिक्वायरमेंट फिल कर लेते हैं तो उनको जो लाइसेंस है वो अवार्ड कर दिया जाएगा। और अगर वो रिजेक्शन के 6 माह के बाद जो है वो रिन्यूअल की एप्लीकेशन देते हैं कि हमने अब जो रिजेक्शन है उसके बाद जो अभी आपने रिक्वायरमेंट्स बताई थी उनको फुलफिल कर लिया है, तो वो एक फ्रेश एप्लीकेशन के तौर पर डील की जाएगी, और उसको फी जो है वो दोबारा पे करनी पड़ेगी। ये इसकी समरी थी, चले हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। द सेंट्रल असेसिंग बोर्ड में issuing a license cause the premises or the manufacturer proposed to be conducted to be inspection by itself or its subcommittee or by the panel of inspectors या expert। यानी उन्होंने कोई एक्सपर्ट बनाए, उन्होंने कोई पैनल बनाई, वो वहां पर क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, अपॉइंटेड बाय इट्स फॉर बाय द पर्पस विच में एग्जामिन ऑल द पोर्शन ऑफ द प्रीमिसेस। वो प्रीमिसेस यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के तमाम प्रीमिसेस को एग्जामिन करेंगे, एंड द प्लांट एंड द अप्लायंसेस, जो भी इक्विपमेंट वहां पर होंगे। इंस्पेक्शन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड इंटेंडेड टू बी एम्प्लॉयड, उन्होंने क्या क्या प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग करना है फॉलो, एंड द मीन्स ऑफ एम्प्लॉयड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन इफ नेसेसरी एनालाइजिंग द सब्सटेंस टू बी मैन्युफैक्चर्ड। उन्होंने जो जो चीजें मैन्युफैक्चर करनी है उसको भी वो एनालाइज कर सकते हैं, और उसके अलावा इंक्वायर्ड इनटू द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द टेक्निकल स्टाफ एम्प्लॉयड, और वो ये भी देखेंगे कि उन्होंने जो टेक्निकल स्टाफ हायर किया हुआ है उनकी क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन है, उनको उन्होंने किस बेस पर पोजीशन जो है वो दी हुई है। वेयर इंस्पेक्शन अंडर सब रूल 1, अगर वो जो अंडर द रूल 1 जब वो इंस्पेक्शन जो है वो कर रहे हैं रूल 1 के अंडर, carried out by subcommittee or the panel of expert of the inspectors appointed under this said sub rule, it shall be forward to the central assessing board in the form of report of the result of an inspection। जो भी इन्होंने रिपोर्ट बनाई ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, वो पैनल जो है वो सेंट्रल असेसिंग बोर्ड को एक रिपोर्ट बनाकर सेंट्रल असेसिंग बोर्ड को भेज देगा। And this in the central assessing board, after such further inquiry, if any as it may consider necessary satisfy the requirement of the rules have been complied, they would issue a license in the form 2।
तो वो रिक्वायरमेंट में से सारे की सारी रिक्वायरमेंट्स वो सेटिस्फाइड है, तो वो फॉर्म 2 पर उनको एक लाइसेंस इशू कर देगी सेंट्रल असेसिंग बोर्ड। एंड इन द सेक्शन 4 सब सेक्शन 4, if the central assessing board is not satisfied, it shall reject the application and it shall inform the applicant reasons for the rejection। रीजन रिजेक्शन के साथ साथ उनको बताना है कि उनको रिजेक्ट किया क्यों है। कोई प्रीमिसेस उनकी अच्छी नहीं थी, उनके क्वालिफाइड पर्सन अच्छे नहीं थे, उनकी अप्लायंसेस अच्छी नहीं थी, उनकी प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग अच्छा नहीं था, उन्होंने रॉ मटेरियल अच्छा नहीं दिया, किस बेस पर उनको रिजेक्ट किया है फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस of rejection and all the conditions which must be satisfied before the license to be issued। और अगर वो लाइसेंस चाहते हैं तो वो बताएंगे कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट जो है वो फिल आउट करनी है, कौन सी एप्लीकेशन आपको कौन कौन सी जो आपको जो है ना सेटिस्फाइड करनी है किन कंडीशंस को, तब आपको लाइसेंस जो है वो इशू किया जाएगा। नो एप्लीकेशन शेड बी entertained within 3 months of the rejection of the application under the sub rule 2। यानी अगर एक बार सेंट्रल असेसिंग बोर्ड जो है वो अपना वहां पे इंस्पेक्शन कर रही है, तो उसके 3 माह के अंदर अंदर वो दोबारा एप्लीकेशन नहीं दे सकते फॉर द एप्लीकेशन फॉर दी लाइसेंस। उस 3 माह के दौरान उनको क्या करना पड़ेगा, वो जो भी कंडीशन उनको और जो रीजन ऑफ रिजेक्शन बता के गए हैं उनको वो फिलफिल करें, उनको सेटिस्फाइड करें। और विद इन 3 मंथ्स वो है के बाद, यानी उस 3 माह के बाद आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द रिजेक्शन, यानी रिजेक्शन कब तक वैलिड रहेगी, 3 महीने तक वैलिड रहेगी। और उस एक्सपायरी ऑफ द रिजेक्शन के बाद 3 माह के बाद वो दोबारा एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर दी लाइसेंस। वो सब सब सेक्शन 6 में बताया हुआ है, द एप्लीकेशन द एक्सपायरी ऑफ द 3 मंथ्स बट विद इन 6 मंथ ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन अंडर द सब रूल 2। यानी वो रिजेक्शन के 3 माह के बाद और रिजेक्शन के 6 माह के अंदर अंदर दोबारा एप्लीकेशन देंगे। द एप्लीकेंट इन्फॉर्म द सेंट्रल असेसिंग बोर्ड, वो इन्फॉर्म करेगा दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूल्स हैव बीन फुलफिल्ड, द बोर्ड में इट आफ्टर कॉजिंग फर्दर इंस्पेक्शन टू बी कॉज। और अब वो क्या करेगा, उसके बाद जो बोर्ड होगा वो दोबारा इंस्पेक्शन करेगा। एंड अगर वो जो बोर्ड है वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो दे विल ग्रांट देम द लाइसेंस and is satisfied that the condition for the grant of the license application complied, they issue a license and no further fee shall be required for the डिपॉजिट ऑफ सच एप्लीकेशन। यानी उन्होंने रिजेक्शन के 3 माह के बाद और 6 माह के अंदर अंदर जब उन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया और सेंट्रल असेसिंग बोर्ड को इन्फॉर्म किया कि हमने जी आपकी कंडीशन सारी फुलफिल कर दी है, तो उनको वो विदाउट हैविंग एनी फर्दर फी और फर्दर पे करने के की उनको जरूरत नहीं होगी और वो उनको लाइसेंस दे देंगे अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। बट उसमें फिर वही स्टेप होगा, वो पहले इंस्पेक्ट करेंगे, फिर वो लाइसेंस जो है वो उसकी रिपोर्ट बनेगी, फिर वो लाइसेंस इशू करके देंगे। सब यूनिट सब सेक्शन 7 में क्या है, if the application for the license of the manufacturer is made after the expiry of the 6 month from the date of rejection, the date of rejection के 3 माह के बाद आप दोबारा लाइसेंस सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को अप्रोच कर सकते हो ना। और अगर आप 6 माह के बाद अप्लाई करते हो दोबारा डेट ऑफ रिजेक्शन of an application under sub rule 1, such application shall be treated as a fresh application। वो आपकी फ्रेश एप्लीकेशन के तौर पर डील होगी, उसको आपको सारा वही दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको फी पे करनी पड़ेगी, फी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। और उसके बेस पे आपकी दोबारा जो है वो इसी तरह ही आपको सेंट्रल असेसिंग बोर्ड की टीम जो होगी या उनके जो इंस्पेक्टर होंगे वो इंस्पेक्ट करेंगे एरिया को, रिपोर्ट बनाएंगे, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को देंगे, फिर आप रिजेक्ट हो सकते हो या फिर आपको जो है वो लाइसेंस इशू किया जा सकता है। फिर आप रिजेक्शन की रीजन को सेटिस्फाई करोगे, दोबारा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करोगे और उनको इंटीमेट करोगे कि अब हमने आपकी जो रीजन थी वो फुलफिल कर लिया है, अब हमें लाइसेंस इशू करके दें। तो ये सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड का जो था ना प्रोसीजर था कि वो कैसे जो है वो इशू करते हैं अपना लाइसेंस। अब आ जाता है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द ग्रांट ऑफ लाइसेंस। क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग द regarding to the grant of the license, where a manufacturer intended to manufacture a drug or a part of drug of the process which is specialized nature and would be uneconomical for him to conduct it, the central licensing board may permit such process to be undertaken at another licensed premises specialized for that purpose, subject to that condition, and it may be specialized on that behalf। For example, एक प्रीमिसेस है, वो उस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग जो है वो उसके लिए वो जो है वो स्पेशलाइज्ड नहीं है और वहां पे उस एरिया पर उनको मैन्युफैक्चरिंग करने में जो है वो पैसा ज्यादा लगाना पड़ा है, वो वहां पे अनइकोनॉमिकल है। बट ऐसा एक प्रीमिसेस अवेलेबल है और वहां पर उनको लाइसेंस भी दिया हुआ है उस प्रीमिसेस को, जहां पर वो
जो है वो उस चीज के लिए, उस पर्पस के लिए स्पेशलाइज्ड है, और वो कम पैसों में वहां पे उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, क्योंकि उसका वहां पर पूरा जो है वो सेटअप बना हुआ है, उनके पास लाइसेंस है। तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड है, उनको ये अलाउ कर सकता है कि वो जाकर अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उस एरिया में कर ले। यानी जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपने एरिया में वो मैन्युफैक्चरिंग करने में जो है वो पैसा उसको ज्यादा लग रहा है, वो अनइकोनॉमिकल है फॉर हिम। तो वो किसी ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रीमिसेस या लैब में सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की परमिशन के साथ वहां पर अपनी मैन्युफैक्चरर कर सकता है फॉर अ स्पेसिफाइड नेचर, क्योंकि वो उसके पास इकोनॉमिकल नहीं है। मगर जो उस वो जो लैब है अलग है, जो जहाँ, मगर वो लैब भी लाइसेंस होना जरूरी है। तो वहां पर अपनी जो है अलग से जो है वो स्पेशलाइज्ड premises पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वहां पे कर सकता है। इफ अ पर्सन इज कंडक्टिंग अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर मैन्युफैक्चरर इन अकॉर्डिंग टू द premises ग्रांटेड। अब जो पर्सन है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर मैन्युफैक्चरर, सो वो उस चीज की क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जो रियल मैन्युफैक्चरर होगा जिसकी बिहाफ पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, वो उसकी क्वालिटी का जो होगा ना रिस्पॉन्सिबल होगा। Then the Central Licensing Board may not require him to establish independent quality control lab for that subject. यानी जो एरिया स्पेसिफाइड था फॉर द पर्पस ऑफ दैट मैन्युफैक्चरिंग, वो क्वालिटी लैब वहां पर नहीं बनाई, उनके लिए क्वालिटी कंट्रोल लैब बनाना इंडिपेंडेंटली जरूरी नहीं है। जो क्वालिटी कंट्रोल होगा वो उसी मैन्युफैक्चरर के एरिया में होगी। इफ अ पर्सन अप्लाइज फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ द लाइसेंस टू द मैन्युफैक्चरिंग in the same premises, he may establish one quality control department for the purpose of the both license। यानी उसके पास दो अलग अलग लाइसेंस है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। यानी एक बेसिक मैन्युफैक्चरर की उसके पास थी, और एक एक जो थी वो सेमी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग की उसके पास लाइसेंस था। तो अलग अलग उसके पास एक ही प्रीमिसेस में अलग अलग जो है ना उसके पास लाइसेंस है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। तो उसके लिए उसको अलग अलग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट दोनों पर्पसेस के लिए दोनों लाइसेंस पे काम कर लेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।